नमस्कार, सुप्रभात। हम हाजिर हैं तमाम ताज़ा और अहम खबरें लेकर। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में लगातार अवरोध से सरकार नाउम्मीद। कार्यवाही चलाने के लिए वित्त मंत्री ने दिया जवाहरलाल नेहरू की सीख का हवाला। जीएसटी पर सहमति के लिए फिर होगी कांग्रेस के साथ बैठक। शकूर बस्ती में अतिक्रमण हटाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की रेलवे, राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को फटकार। संसद में रेल मंत्री ने दी सफाई। राहुल ने कहा, हम लड़ेंगे पीड़ितों की लड़ाई। संसद में पाकिस्तान पर विदेश मंत्री का बयान। शांति के लिए बातचीत को बताया जरूरी। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मिले हुर्रियत नेता। राज्यसभा में विपक्ष ने उठाया पंजाब में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा। राज्य सरकार की बर्खास्तगी की मांग। केंद्र ने की घटना की निंदा। प्रधानमंत्री के केरल दौरे का दूसरा दिन। कोच्चि में संयुक्त कमांडरों को करेंगे संबोधित। दिल्ली से बाहर पहली बार हो रहा है सम्मेलन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र अवरोध की भेंट चढ़ता जा रहा है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर कहा कि पिछले सत्र में भी कामकाज नहीं हो सका। इस सत्र में भी हर घंटे मुद्दे बदलते जा रहे हैं। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण का भी जिक्र किया। पहली लोकसभा की आखिरी बैठक में पंडित नेहरू ने जिम्मेदारी के साथ देश के लिए काम करने की बात कही थी। वित्त मंत्री ने कहा कि नेहरू की विरासत का दावा करने वालों को यह सोचना चाहिए कि वो कैसा इतिहास बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता जीएसटी बिल पारित होने का इंतजार कर रही है। ऐसे में हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि जनता की आकांक्षा पर कितने खरे उतरे हैं। जीएसटी बिल पर सरकार और कांग्रेस के बीच कल हुई बैठक बेनतीजा रही। दोनों पक्ष जल्द ही दूसरी बैठक करेंगे। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने दोपहर के भोजन पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा से मुलाकात की। दिल्ली से बाहर होने की वजह से लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में नहीं थे, इसलिए कांग्रेस नेताओं ने दूसरी बैठक की बात कही और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। कांग्रेस संविधान संशोधन विधेयक में जीएसटी दर का उल्लेख चाहती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली इससे इनकार कर चुके हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि ऐसी बैठकें किसी एक मुद्दे पर सीमित नहीं रहनी चाहिए। सरकार को दूसरे मुद्दों पर भी बात विपक्ष से करनी चाहिए। There should not be this over obsession only with the passage of one bill called the GST. India is, and Parliament functioning is more about the passage of one bill. Please look at the number of important legislation which is pending in the Rajya Sabha or in the Lok Sabha. They all are important. राज्यसभा में कल पंजाब के अबोहर में दलितों पर हुए अत्याचार के मामले को लेकर गतिरोध रहा। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। केंद्र सरकार ने इसे राज्य सरकार का मामला बताते हुए सदन को चलाने की अपील की। गतिरोध की वजह से कार्यवाही कल तक के लिए यानी आज तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में सोमवार को पंजाब में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस और बीएसपी ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की कि पंजाब में जो कोलिशन गवर्नमेंट है अकाली दल की और बीजेपी, ये आतंकवाद से भी बदतर है। शराब माफिया की सरकार है। कोई लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में नहीं है। मामला अति गंभीर है। इस मामले को सेंट्रल गवर्नमेंट को गंभीरता से लेना चाहिए। वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस घटना की कड़ी निंदा की। इस तरह की दरिंदगी को किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। जो भी गुनाहगार है उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम राज्य सरकार से भी अपील करेंगे और कोई भी गुनाहगार इसमें बचना नहीं चाहिए। हालांकि संसदीय कार्य राज्य मंत्री के बयान के बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा। I am requesting the order shouting members to go back their seat. You are
action is undemocratic. सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन गतिरोध की वजह से प्रश्नकाल भी नहीं चल सका। Go back to your places. You have no locus standing in the well, none whatsoever. पंजाब के अबोहर में 2 लोगों के हाथ पांव काट देने की घटना के बाद तनाव का माहौल है। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, जिसमें अकाली दल के एक नेता और उसका भतीजा भी शामिल है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के 2 नेताओं ने कल दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मुलाकात की। ये मुलाकात भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में बहाल हुई समग्र वार्ता के तुरंत बाद हुई है। हुर्रियत प्रवक्ता के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी की तरफ से भेजे गए हुर्रियत के एक प्रतिनिधिमंडल की बासित के साथ 1.5 घंटे तक बातचीत चली। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे और उनकी पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ मुलाकात पर चर्चा हुई। हुर्रियत प्रतिनिधिमंडल ने बासित को गिलानी का एक संदेश भी दिया है, जिसमें पाकिस्तान को अपनी कश्मीर नीति को लेकर निरंतरता और दृढ़ता बनाए रखने की बात कही गई है। इस बीच पाकिस्तान में भारतीय राजदूत TCA राघवन ने इस्लामाबाद में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगले महीने विदेश सचिव स्तर की बातचीत में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुद्दे पर बात होगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच दूरी क्षेत्रीय शांति के लिए अड़चन है। संसद में कल बयान देते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत से शांति और विकास का नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने सदन को भरोसा दिया कि सरकार देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कूटनीतिक समेत सभी जरूरी कदम उठाएगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी पाकिस्तान यात्रा और दोनों देशों के रिश्तों से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। हालांकि राज्यसभा में गतिरोध के बीच सुषमा स्वराज को बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि समग्र वार्ता शुरू होने से क्षेत्र में शांति और विकास का नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने जानकारी दी कि दोनों देशों के विदेश सचिवों को वार्ता की रूपरेखा तय करने का काम सौंपा गया है कि हम दोनों पड़ोसी देशों के बीच लगातार दूरी हमारे क्षेत्र में शांति स्थापित करने और इसे एक प्रगतिशील क्षेत्र के रूप में विकसित करने के हमारे साझा सपने के मार्ग में एक अड़चन है। साथ ही ये भी बिल्कुल स्पष्ट था कि हमारे बीच संबंधों को विकसित करने के मार्ग में मुख्य बाधाओं, विशेषकर आतंकवाद से प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से निपटने की भी आवश्यकता है। लोकसभा में बयान के बाद इस मसले पर चर्चा भी हुई। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने पाकिस्तान के साथ बातचीत में कश्मीर का मुद्दा शामिल करने पर सवाल उठाए। डिस्कस एवरीथिंग इंक्लूडिंग टेररिज्म, जम्मू एंड कश्मीर. What is there to discuss about Jammu and Kashmir? It's an integral part of India. Why are you discussing Jammu and Kashmir again? That has been the position of India all along. विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भरोसे के आधार पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया गया है। बात NSA लेवल की थी। NSA लेवल में कभी मैंडेट ये नहीं था कि आप जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल स्टेटस पर बात कर सकते हैं। अगर आप उफा का स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें बहुत साफ है, NSS will talk on all issues related to terrorism. अब चूंकि टेररिज्म से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य जम्मू कश्मीर है, इसलिए जम्मू कश्मीर के आतंकवाद पर भी चर्चा हुई कि पॉलिटिकल स्टेटस पर चर्चा नहीं हुई। इसके अलावा सुषमा स्वराज ने संसद को भरोसा दिया कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए सरकार कूटनीतिक समेत सभी जरूरी कदम उठाएगी। 6 दिसंबर को बैंकॉक में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें नवाज शरीफ के साथ बातचीत में दोनों देशों के बीच समग्र वार्ता पर सहमति बनी थी। प्रणव गोस्वामी के साथ अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय केरल दौरे का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री आज कोच्चि में INS विक्रमादित्य पर कंबाइंड ट्राई सर्विसेज के कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वो सेना के 3 अंगों के कमान अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। ये सम्मेलन पहली बार दिल्ली से बाहर हो रहा है। सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री कोल्लम जाएंगे, जहां वो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
प्रधानमंत्री वर्काला में शिवागिरी मठ जाएंगे, जहां वो समाज सुधारक और धार्मिक नेता श्री नारायण गुरु के सम्मान में पौधा लगाएंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री ओमन चांडी और मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ बैठक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा विवादों में आ गया है। कांग्रेस ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ओमन चांडी को नहीं बुलाए जाने को जनता का अपमान बताया है। लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर कार्यवाही भी बाधित हुई। उधर सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया। विरोध की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दरअसल 15 दिसंबर को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर की प्रतिमा का अनावरण होना है और इस कार्यक्रम में सीएम ओमान चांडी को न्योता नहीं दिया गया है। As per the actual schedule of the program, Honorable Prime Minister will unveil the statue and Honorable Chief Minister will preside over the function. But due to some unfair political move by the ruling party, ruling party here, and the Chief Minister was dramatically excluded from the dais plan of the PM's program. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर सफाई दी। यह बात सच है, संभवतः उस ऑर्गेनाइजेशन ने इसके पहले वहां के चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी जी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन एसएनडीपी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वहां के चीफ मिनिस्टर को लेकर संभवतः कोई विवाद खड़ा हो गया और उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन किया कि इस कार्यक्रम में वहां के चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी जी को नहीं आना चाहिए। जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस, लेफ्ट, आरजेडी, टीएमसी और एनसीपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल 15 दिसंबर को केरल की पिछड़ी जाति एजवा समुदाय की एक संस्था ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं। सीएम ओमान चांडी ने फेसबुक पर पोस्ट कर खुद को न बुलाए जाने पर दुख जताया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और केरल दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने त्रिशूर में पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में देश में एफडीआई में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत को लेकर भरोसा बढ़ा है। देश में बड़ी तादाद में पूंजी निवेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार मछुआरों को लेकर नई नीति का ऐलान करेगी। साल के भीतर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 40% से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। 40% से ज्यादा इंक्रीज होना, ये दुनिया का भारत पे भरोसा, भारत की युवा पीढ़ी पर भरोसा, भारत के लोगों के हुनर पर भरोसा, उसका कारण है कि आज दुनिया भारत में पूंजी निवेश के लिए आ रही है। पश्चिमी दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में झुग्गी बस्ती ढहाने के अभियान में हुई बच्ची की मौत के मामले में पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया है। 6 महीने की बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह भारी वस्तु से छाती और सिर पर लगे झटके और चोटों को बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्ची की मौत पोस्टमार्टम से 30 घंटे पहले हुई। रेलवे ने जहां कहा कि बच्ची की मौत शकूर बस्ती में ट्रेन की पटरियों के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होने के 2 घंटे पहले हुई, तो वहीं बच्ची के माता पिता ने उसकी मौत के लिए अभियान को जिम्मेदार बताया है। इस बीच मामले की सियासी आंच को देखते हुए अब रेलवे के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में पीड़ितों के साथ खड़े दिख रहे हैं। कल केजरीवाल ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पुनर्वास के बगैर अब किसी बस्ती को ढहाने के अभियान को अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के तरीकों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में झुग्गियों को हटाने का मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। एक के बाद एक कई नेता यहां पहुंच रहे हैं। झुग्गियों को हटाने को लेकर राज्य सरकार रेलवे को दोषी ठहरा रही है, जबकि रेलवे ने कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की बात कही है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कल लोकसभा में इस बारे में बयान दिया, तो उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। दिल्ली के शकूर बस्ती का ये इलाका सुर्खियों में है। शनिवार की रात में झुग्गियां हटाई गईं और सुबह होते होते मामले ने तूल पकड़ लिया। दिल्ली सरकार रेलवे पर झुग्गियों को बिना जानकारी के हटाने का आरोप लगा रही है, तो रेलवे नियम और कानून का हवाला देकर अपनी कार्यवाही को सही ठहरा रही है।
लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस पर बयान दिया। The encroachment on 12/12/2015 were removed when Delhi police gave go ahead at 11:50 hours and the whole exercise was completely peaceful without coercion. There was no midnight operation as reported. The child alleged to have died during the encroachment removal drive had expired much before the encroachment removal had commenced, as confirmed by the Delhi police. वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शकूर बस्ती जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार ऐसी कार्यवाही करती है तो इलाके के लोग उन्हें सूचित करें और वो तुरंत मौके पर पहुंच जाएंगे। जहाँ भी झुग्गी तोड़ी जा रही है वहाँ राहुल गांधी को जैसे तोड़ना शुरू होगा, राहुल गांधी को वहाँ बुलाओ, मैं नहीं तोड़ने दूंगा। आम आदमी पार्टी और टीएमसी के सांसदों ने संसद परिसर में इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मोदी सरकार ने वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान, मकान तो बने नहीं लेकिन झुग्गियां गिराने का काम जो है उन्होंने शुरू कर दिया। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बिना उनकी जानकारी के झुग्गियों को हटाया गया है। अभी रात को 11:30 बजे मैंने सुरेश प्रभु जी को फोन किया तो वो भी शॉक थे। उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है किसने झुग्गी तोड़ी है, और बोले मैंने ऑफिसर्स को क्लियरली बोला था जब मनीष सिसोदिया आए थे दिल्ली के रेलवे ऑफिसर्स को कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के को साथ लिए बिना कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। बोले मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, कल मैं दिल्ली के जीएम को बुला के तलब करके उससे पूछूंगा कि ये झुग्गियां क्यों तोड़ी गई है। राजनीतिक पार्टियां नियम और कानून का हवाला दे रही हैं। रेलवे कह रही है कि उसे यहाँ टर्मिनल बनाना है, पार्टियां इसे गैर जिम्मेदाराना करार दे रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ठिठुरती ठंड में जिन लोगों का आशियाना उजड़ा है उनका क्या होगा? करीब 500 झुग्गियों में रहने वाले लोग अब कहाँ जाएंगे? दिल्ली में झुग्गियां उजाड़ देना कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक दलों के लिए भी अब एक ये फोटो अपॉर्चुनिटी बनकर रह गया है। शकूर बस्ती भी ऐसा ही एक मामला है जहां इनके उजड़े मकान देखने और अफसोस जताने तो हर कोई आता है, लेकिन सर पर छत देने की बात कोई नहीं करता। कैमरा पर्सन विजय के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। खबरें लगातार जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार, उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और आइए अब बात कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि असम में बरपेटा के मंदिर में उन्हें जाने से रोका गया। उधर बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के बाद अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंदिर में प्रवेश को लेकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने असम के बारपेटा के एक मंदिर में प्रवेश के दौरान जानबूझकर परेशान किया। मैं मंदिर के अंदर जाना चाहता था और आरएसएस के लोगों ने मुझे मंदिर के अंदर जाने से रोका। क्या क्या रोका और कहाँ रोका? बारपेटा मंदिर में, बारपेटा 17 में मंदिर में क्या क्या रोका? वहाँ पे महिलाओं को सामने रखा और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। वो कौन होते हैं मुझे मंदिर से रोकने? उधर बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आरएसएस को क्या संबंध है मंदिर? आरएसएस मंदिर चराते हैं क्या? मंदिर चराना, मस्जिद चराना, नहीं तो गुरुद्वारा चराना, नहीं तो चर्च चराना, वहाँ धार्मिक संस्थाओं का काम होता है। कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया था कि उन्हें द्वारका के एक मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, जिस पर सदन में कई दिनों तक गतिरोध बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में पार्टी महासचिव शंकुदेव पांडा को पद से हटा दिया है। सीबीआई ने कल पांडा से शारदा चिटफंड घोटाले में दूसरी बार पूछताछ की थी। पार्टी महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि वो पार्टी के सदस्य बने रहेंगे। शंकुदेव पांडा शारदा समूह में पत्रकार थे। उनसे पहली बार 2 दिसंबर को पूछताछ हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय भी पांडा से पूछताछ कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 16 दिसंबर यानी बुधवार तक लोकायुक्त की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं करने पर राज्य सरकार परिणाम भुगतने को तैयार रहे। शीर्ष अदालत ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करने पर राज्य के मुख्य सचिव आलोक रंजन को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने 24 अप्रैल 2014 को ही 6 महीने के भीतर लोकायुक्त नियुक्ति का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करने को लेकर जवाब मांगा था। वन रैंक वन पेंशन के लिए अर्धसैनिक बलों को सेवानिवृत्त जवान आंदोलन तेज करेंगे। पीटीआई के मुताबिक जवानों ने 2 मार्च को संसद के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया है। जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने के साथ अर्धसैनिक बलों के मुख्यालयों का घेराव भी होगा। सेवानिवृत्त जवानों के संगठन के महासचिव पीएस नायर ने अर्धसैनिक बलों के लिए अलग से पेंशन नियम बनाने की मांग की। संगठन ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और वेतन बढ़ाकर 17,500 रुपए करने की मांग की। संगठन ने नवंबर में जंतर मंतर पर 3 दिन तक धरना दिया था। अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों और उनके परिजनों की तादाद करीब 11 लाख है। इस बीच केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के लिए कल एक न्यायिक समिति गठित कर दी। ये समिति पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता में गठित की गई है। आधिकारिक बयान के मुताबिक समिति ओआरओपी को लागू करने में बाधाओं की पहचान करेगी। सरकार ने 7 सितंबर को वन रैंक वन पेंशन की अधिसूचना जारी की थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कहना है कि राष्ट्रीय विमर्श में सभी समुदायों को जगह मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी में इंदिरा गांधी स्मारक लेक्चर के दौरान ये बात कही। अल्पसंख्यकों की संवेदनाओं के सम्मान पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां हर समुदाय खुद को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा समझे। राष्ट्रपति ने धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक नजरिया विकसित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जीने के ऐसे तरीके के प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिसमें हर नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों के साथ ही एक दूसरे के उत्तरदायित्वों के बीच हस्तक्षेप ना करता हो। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा पर जोर दिया। National integration is essential for the idea of India to grow. With India emerging as an influential player in the international arena, the problems of our nation with a population of 1.28 billion can be successfully handled if we think together, work together and grow together. जाने माने पुलिस अधिकारी डॉक्टर आनंद स्वरूप गुप्ता के जीवन पर किताब कॉट बाय द पुलिस का उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल विमोचन किया। कॉट बाय द पुलिस आनंद स्वरूप गुप्ता के अनुभवों और जीवन पर आधारित है। इस किताब को आनंद स्वरूप गुप्ता के संबंधियों ने लिखा है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने आनंद स्वरूप गुप्ता की देश सेवा की तारीफ की। The book brings out the image of a dedicated, sensitive person who was a karma yogi, performing his duty with the deep dedication and commitment. और अब बात महंगाई दर की। नवंबर में थोक और खुदरा महंगाई दर में इजाफा दर्ज किया गया है। हालांकि थोक महंगाई दर अभी भी नेगेटिव में ही बनी हुई है। नवंबर महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर -1.99% रही। वहीं अक्टूबर में थोक महंगाई दर -3.81% रही थी। खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं। ये लगातार 13वां महीना है जबकि थोक मुद्रास्फीति 0 से नीचे रही। खाद्य मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर 5.20% हो गई, जो अक्टूबर में 2.44% थी। अगर खुदरा महंगाई दर की बात करें तो नवंबर में बढ़कर 5.41% हो गई। अक्टूबर में ये आंकड़ा 5% था। ये लगातार चौथा महीना है जब खुदरा महंगाई दर में इजाफा दर्ज किया गया है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस और तुर्की के राष्ट्रपतियों के बीच आज होने वाली शिखर बैठक रद्द कर दी गई है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि ये बैठक नहीं होगी। माना जा रहा है कि रूसी लड़ाकू विमान को गिराने के मामले पर दोनों देशों के रिश्तों में आई कड़वाहट के मद्देनजर ऐसा किया गया है। सीरिया सीमा पर रूसी लड़ाकू विमान गिराने के हफ्ते भर पहले 16 नवंबर को तुर्की में हुए G20 सम्मेलन के दौरान
दोनों नेताओं के बीच इस बैठक को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते इतने तल्ख हो गए कि पुतिन पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान भी तुर्की के राष्ट्रपति से नहीं मिले। इतना ही नहीं, पुतिन ने तुर्की के नेता से फोन पर भी बातचीत करने से इनकार कर दिया। Yes, thank you. उत्तर भारत में तापमान में गिरावट से ठंड और बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में पारा 0 से नीचे पहुंच गया है। दिल्ली वासियों को खिली धूप के बावजूद भी ठंड से निजात नहीं मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ठंड कम होने का अनुमान जताया है। कहीं धुंध ही धुंध तो कहीं आसमान से बरसती बर्फ और कहीं ठंड भगाने के लिए अलाव का सहारा लेते लोग। उत्तर भारत में इन दिनों ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लोग अपनी अपनी तरह से ठंड से बचने की कोशिश में लगे हैं। ठंड काफ़ी हो रही है भैया, मैं रिक्शा चलाता हूँ। ठंड काफ़ी हो रही है, ठंड के मारे रिक्शा भी नहीं चल पाता सुबह के समय। उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग का स्की रिजॉर्ट -10 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा। तो वहीं राजधानी दिल्ली में सोमवार को खिली धूप के बीच सर्द हवाएं चलती रहीं। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साहब इतनी हो रही है कि 1 घंटे का रास्ता लगभग 1.5 घंटे पौने 2 घंटे में हो रहा है क्रॉस यहाँ से चंदौसी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मौसम सामान्य होने की उम्मीद जताई है, लेकिन तब तक उत्तर भारत के लोगों को कड़ाके की ठंड से निजात नहीं मिलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा में लगातार अवरोध से सरकार नाउम्मीद। कार्यवाही चलाने के लिए वित्त मंत्री ने दिया जवाहरलाल नेहरू की सीख का हवाला। जीएसटी पर सहमति के लिए फिर होगी कांग्रेस के साथ बैठक। शकूर बस्ती में अतिक्रमण हटाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की रेलवे, राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को फटकार। संसद में रेल मंत्री ने दी सफाई। राहुल ने कहा, हम लड़ेंगे पीड़ितों की लड़ाई। संसद में पाकिस्तान पर विदेश मंत्री का बयान। शांति के लिए बातचीत को बताया जरूरी। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मिले हुर्रियत नेता। राज्यसभा में विपक्ष ने उठाया पंजाब में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा। राज्य सरकार की बर्खास्तगी की मांग। केंद्र ने की घटना की निंदा। प्रधानमंत्री के केरल दौरे का दूसरा दिन। कोच्चि में सेना के तीनों अंगों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिल्ली से पहली बार हो रहा है सम्मेलन।